नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, जिन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, बल्कि आजाद भारत में अपनी लौह इच्छा शक्ति के बल पर 565 रियासतों को एक राष्ट्र के ध्वज तले लाकर एक मजबूत, एकीकृत, संगठित राष्ट्र का निर्माण कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखने के लिए जमीन तैयार की और इस भू राजनीतिक एकीकरण के जरिए एक रक्तहीन क्रांति को अंजाम तक पहुंचाया और कहलाए लौह पुरुष और सही मायनों में साबित हुए भारत रत्न भी। एक किसान परिवार से बैरिस्टर की कुर्सी तक या फिर आजादी के सत्याग्रह से आजाद भारत के राष्ट्र नेता तक, हर भूमिका में सरदार पटेल ने देश का मार्गदर्शन किया और देशवासियों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। उनकी सीख कौन सी थी जो आज भी हमें जिसका आह्वान करने की जरूरत महसूस होती है? क्यों प्रासंगिक है आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक और सामाजिक मूल्य? और ऐसे कौन कौन सी सोच और विचार हैं जिन्हें आज हमें उनके जीवन से सबक लेने की जरूरत महसूस है? ये सभी सवाल लेकर आज हम आपके सामने इकट्ठा हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक भारत, यही हमारी चर्चा का विषय, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी है यहाँ जनता भी और मंच पर विराजमान है कुछ विशिष्ट मेहमान भी। तो सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मक्खनलाल, जो इतिहासकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं केजी सुरेश जी, जो महानिदेशक हैं IIMC के, आपका भी स्वागत। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार, आपने सरदार पटेल पर पुस्तक भी लिखी है, आपका भी स्वागत है। बलदेव भाई जी भी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के, स्वागत है आपका। प्रोफेसर सलीम मिश्रा, आप इतिहासकार हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, जो शिक्षाविद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपका भी स्वागत। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का रूप देना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रियासतों और रजवाड़ों के छोटे छोटे 600 से ज्यादा टुकड़ों में बटा था हिंदुस्तान। और इस चुनौती को स्वीकारा देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनके फौलादी इरादों और लौह दृढ़ शक्ति की बदौलत ही ये असंभव कार्य संभव हो पाया। अपने विवेक, अनुभव और साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण कर सरदार पटेल ने ये कर दिखाया। 565 रियासतों में से सिर्फ जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। हैदराबाद का निजाम नहीं माना तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। कश्मीर को नेहरू ने ये कहकर अपने पास रख लिया कि ये समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। निसंदेह सरदार पटेल द्वारा बिना युद्ध के रियासतों का ये एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। हालांकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की झलक तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली किसान आंदोलन के दौरान ही मिल गई थी, जब अहिंसा की राह पर चलते हुए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उनकी असाधारण संगठनात्मक क्षमता की वजह से ही गांधी जी ने कहा था कि अगर वल्लभ भाई नहीं साथ होते तो सत्याग्रह सफल नहीं होता। किसान के परिवार से बैरिस्टर की कुर्सी तक पहुंचे सरदार को गांधी जी की सोच ने इस कदर प्रभावित किया कि वो कूद पड़े आजादी के सत्याग्रह में। राजनीतिक स्तर पर भी नेशनल कांग्रेस में शीर्ष तक पहुंचे सरदार पटेल का राष्ट्र प्रेम ही था कि उन्होंने सर्वसम्मति होने के बावजूद गांधी जी के कहने पर प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। सरदार पटेल एक अत्यंत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म ही न होता। तो 1947 से 1950 मात्र 4 सालों में ही सरदार पटेल ने देश को वो दिशा दिखाई जिसका आज भी हम अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका देश के प्रति समर्पित प्रेम, निर्णय लेने की भावना और राष्ट्र हित और राष्ट्र एकता को सबसे ऊपर लेकर चलना, कुछ विचार जो हमें आज भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर मक्खनलाल जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मक्खनलाल, उस वक्त क्या, आप इतिहासकार हैं इसलिए हम जानना चाहते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान बना, हम जानते हैं कि बहुत मुश्किलें थी, रियासतों में बिखरा हुआ था भारत और एक और पाकिस्तान ज्यादा हिस्सों को कब्जाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी ओर इन रियासतों को जोड़ने की चुनौतियां, बहुत मुश्किलें थी हमारे देश के सामने और 72 साल के थे सरदार पटेल। कैसे पार पाया उन्होंने इन चुनौतियों से?
इसमें थोड़ा सा 1947 के पहले 1946 में आ जाएं तो सरदार पटेल को समझने के लिए और इस देश के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आसानी होगी। 1946 में जब यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि आज़ादी मिलने वाली है, तो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होना था। उस जमाने में 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटीज हुआ करती थी, 15, जिसमें से 12 ने सरदार पटेल को नॉमिनेट किया कि वो भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। 3 ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। लेकिन जब ये पता चला कि शायद जवाहरलाल जी कैबिनेट नहीं ज्वाइन करेंगे, वो शायद पार्टी में भी न रहें, तो गांधी जी ने सरदार पटेल से जो बात कही वो आज भी ग्राह्य होनी चाहिए, और विशेषकर मैं आप लोगों को इंगित कर रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सरदार, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए पद जरूरी नहीं है, देश के प्रति तुम्हारा प्रेत, देश के प्रति तुम्हारा कर्तव्य और देश के प्रति तुम्हारी ड्यूटी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल को प्राइम मिनिस्टर बनने दो। और उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। और इस त्याग के बाद जो उनको जिम्मेदारी दी गई, कांग्रेस में भी गांधी जी ने भी कहा कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि जानते थे, उनकी इच्छा शक्ति जानते थे, और ये भी जानते थे कि सरदार पटेल जितने कोमल हैं उतने ही कठोर भी हो सकते हैं। आपने अभी टिप्पणी में सुना, साम दाम दंड भेद, सारी नीतियों को उन्होंने लागू किया। और आज का जो भारत का नक्शा देखते हैं आप, 1946 का नक्शा देखें, 15 अगस्त 1947 का नक्शा देखें, तो आपको पहचान में नहीं आएगा। लिहाजा जिस भारत में आप रह रहे हैं वो 3.5 वर्षों की उनकी मेहनत का परिणाम है। लेकिन जब हम सरदार पटेल को इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखते हैं तो एक व्यक्ति के प्रति हमें हमेशा विनम्र होकर प्रणाम करना पड़ेगा, वो है वीपी मेनन। वीपी मेनन सारे कार्यकाल में भारतवर्ष के बंटवारे के काल से लेके अंत तक उनके साथ रहे। और भारत के बंटवारे के समय वो वाइसराय काउंसिल के मेंबर थे, तो लिहाजा हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये जो अलग अलग रियासतों में बिखरा हुआ था भारत, और दूसरी ओर पाकिस्तान, या ये चुनौतियां भी गृह मंत्री के तौर पे उनके सामने थी, तो क्या उस वक्त का माहौल क्या था? इतिहास क्या कहता है कि उस वक्त ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पहलू थे जिन पर गौर किया सरदार पटेल ने, तो आज एक भारत हमारे सामने है? उस वक्त जो पहलू थे, मुझे पक्का विश्वास है कि अभी आप मिश्रा जी के पास जाएंगे तो और डिटेल में आएगा। उस वक्त 3 बेसिक मुद्दे थे। एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, कैसे पूरे देश को एक रखा जाए। दूसरा सबसे बड़ा था कि लोगों के अंदर कैसे सुरक्षा की भावना पैदा की जाए और विश्वास की भावना पैदा की जाए। सुरक्षा और विश्वास विद इन कम्युनिटी एंड बिटवीन कम्युनिटीज। हिंदुओं के अंदर भी विश्वास आना चाहिए, मुसलमानों को यह विश्वास होना चाहिए कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, जो नहीं जा रहे हैं। इसमें स्थिति इतनी खराब थी कि आप सोच नहीं सकते। मैं जगहों का नाम बता सकता हूं जहां पंडित नेहरू ने खुद कहा सरदार पटेल से कि मैं जाऊंगा तो मेरी जान को खतरा है, आप जाइए। कलकत्ता के दिनों की बात है जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई और पंडित नेहरू को साफ कहा गया कि आएंगे तो आपकी जान को खतरा है। सरदार पटेल बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी आश्वासन के गए और ओपन भाषण दिया। तो ये एक उनका व्यक्तित्व था समाज में संकल्पना का, समाज में चीजों का। अगर आप MS रंधावा की किताब पढ़िए, वो कमिश्नर हुआ, डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे 1947 में इसी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में सरदार पटेल दंगे को शांत करने के लिए जाते हैं, कार से उतरकर कार के ऊपर चढ़कर बिना किसी सुरक्षा कवच के पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक में वो भाषण देने लगते हैं। ये उनका आत्मविश्वास आप में भी जगेगा कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लिहाजा कृतित्व व्यक्तित्व दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो आप बात मानेंगे। अगर आप मुझसे कहें कि आप मिठाई मत खाइए, बहुत नुकसान करेगा, और आप खुद खाते रहिए किलो भर रोज, यानी उनकी कथनी और करनी में कुछ अंतर नहीं था। कि सुरेश जी, एक महत्वपूर्ण बात, एकीकृत तो उन्होंने किया ही देश को, लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं को उन्होंने जो ढांचा तैयार किया, जो दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल आज भी अदा कर रहा है देश में। आप इस महत्वपूर्ण योगदान को कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक सेवाएं जन सेवा के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए होनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत बढ़िया किया कि आपने इस और भी इशारा किया, क्योंकि अक्सर जब सरदार पटेल पर चर्चा होती है तो हम सिर्फ उनको एक लौह पुरुष और वो जो 565 जो इकाइयों को एक साथ में लेकर आए उसी की बात करते हैं, लेकिन उनके जो योगदान अन्य क्षेत्रों में रहा उसका आमतौर पर चर्चा नहीं होती है।
उसमें जैसे स्वदेशी की तरफ उनका जो एक बहुत बड़ा रुझान रहा है, स्वदेशी के लिए वो यहाँ तक कहते थे, जो आज भी सार्थक है, वो ये कहते थे कि जो आपका जो स्वदेशी जो कपड़े हम तैयार करते हैं, ये हो सकता है कि क्वालिटी में उतना बढ़िया ना हो सकता है कि ज़्यादा महंगे होते हों, लेकिन आप खरीदना ज़रूर उसे ही, क्योंकि आप अगर लगातार उसको उपयोग करते रहेंगे और उसका सकारात्मक आप उसका जो है जो भी आप उसके बारे में चर्चा करेंगे या उसका क्रिटिसिज्म करेंगे, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो वो बेहतर होगा और उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। मतलब इस तरह की बातें अस्पृश्यता के बारे में जो आज भी जो है सार्थक है, उसके बारे में उनका बहुत ही स्पष्ट सोच था। और प्रशासनिक सेवाओं के बारे में उनका यह था कि ये जो पूरा एक हमने जो इनहेरिट किया था वो था इंडियन जो सिविल सर्विस था, आईसीएस। उस सर्विस को, उस नाम के लिए सर्विस था, वो बेसिकली अंग्रेजों का सेवा के लिए वो बना हुआ था। जो भारत के जनता का जो सेवा है वो कहीं उसका लक्ष्य नहीं था। भारत की जनता उसके लिए मात्र एक टूल था जहां से आपको टैक्स निकालना था और उनको एक विदेशी मुल्क जो है एक साधारण जिसे कहते हैं एक गुलाम मुल्क को राज करे, इस उद्देश्य से उसको बनाया गया था जो ब्रिटिश सिविल सर्विस है। उसको एक भारतीय सेवा में उसका परिवर्तन करना, वहां वो सोच जो जितने वहां जो नौकरशाही अफसरशाही जिसको भी कहिए, उसका उस सोच में परिवर्तन लाने का एक प्रयास। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके कार्यकाल में पूरा वो प्रयास सफल हुआ, लेकिन उसका बीज उन्होंने बोया, जहां ये बताया गया है कि आपका जो काम है वो राज करना नहीं है, सेवा करना है। तो फ्रॉम द रूलर्स टू सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, वो जो पूरा फोकस को बदलना उस सर्विस का, वो उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती है, उसका जिसका उन्होंने बीज बोया, जिसका उन्होंने जिसे कहते हैं कि आधारशिला उन्होंने रखा, और जो अब जाकर जो है आज भी हमारे प्रधानमंत्री भी अक्सर उसकी चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुद कहा था ये कि राजनीति को हावी ना होने दीजिए अपने निर्णय पर, यानी राजभक्ति से देशभक्ति की ओर प्रशासनिक सेवाओं का रुख मुड़ा। प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर, आपने उनको किताब लिखी है सरदार पटेल पर, आपने बहुत गहराई से उनका अध्ययन भी किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि सामाजिक मुद्दों के लिए भी काफी मुखर रूप से सरदार ने काम किया था। कौन कौन से ऐसे सामाजिक मूल्य हैं जिनके लिए उन्होंने आवाज मुखर की? और साथ ही साथ यहाँ ये भी हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि सरदार पटेल ये भी कहते थे कि जहां एक और हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, निजी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहीं सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, ये मूल्य भी महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल की सीख को इस परिप्रेक्ष्य में समझाइए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन का मूल्यांकन थोड़े में हो नहीं सकता, लेकिन बहुत कम समय है। मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल भारत का राष्ट्रवाद, भारत की मजबूती, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की समृद्धि, इसके साथ साथ इसकी मजबूती, इसकी अखंडता के साथ पूरी दुनिया की रक्षा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े राष्ट्रवादी, सच्चे राष्ट्रवादी। भारत की संस्कृति, वो संस्कृति जिसका आधार हमारी शाश्वत सनातन व्यवस्था है, सनातन धर्म है, उसको मानने वाले, और जिसका स्वरूप बहुत वृहद है। उसका स्वरूप ये नहीं है कि एक किसी आप संप्रदाय के लिए, आप किसी एक जाति के लिए, आप किसी एक वर्ण के लिए, नहीं। सनातन धर्म बहुत वृहद कंटेक्स्ट, और निसंदेह वैदिक हिंदू जीवन मार्ग उसका व्याख्याता है, उसको मानने वाले, जिसमें हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, जिसमें हमने बहुत प्राचीन समय में वासुदेव कुटुंबकम की बात की, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में लेकर, उसको जीवन में उतार कर, अपने घर से वो संस्कार लेकर, क्योंकि आजकल शायद आज की पीढ़ी को पता नहीं होगा कि सरदार पटेल के पिता जवेर भाई पटेल 1897 में महारानी लक्ष्मीबाई की सेना के सिपाही थे। ये बहुत आज लोगों को मालूम नहीं है। तो वो संस्कार घर से, वो भारतीयता के संस्कार, भारतीय संस्कृति के संस्कार, इसके ऊपर सनातन धर्म के संस्कार, और उसमें किसी के लिए भेदभाव नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे मैंने कहा, इस आधार पर वो खड़े हुए, बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहे, देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी सिद्ध हुए, और भारत के गृह मंत्री और रियासतों के विभाग के मंत्री के रूप में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, उस समय उनका स्वास्थ्य गिरा हुआ, यहाँ नौकरशाही की समस्या, क्योंकि सारा ताना बाना बिगड़ गया, इंडियन सिविल सर्विस की बात कर रहे थे, सरदार पटेल ने फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा खड़ी की, उसका पुनर्गठन किया, उसके आधार पर रेफ्यूजीज की समस्या, कितने लाख लोग आए, फिर 550 से ज्यादा रियासतें। प्रोफेसर, यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब धार्मिक स्वतंत्रता के साथ धार्मिक सद्भावना, ये पहलू भी उनकी सोच, उनके जीवन में उन्होंने काफी मुख्य रूप से सामने रखा। हाँ।
इसके बारे में आप बताएं प्लीज। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इस देश की एक संस्कृति है, इस देश का एक राष्ट्र धर्म है, सनातन धर्म है, वो सबको समाहित करने की अपने में इच्छा शक्ति रखता है। तो वो भारत की संस्कृति और भारत का राष्ट्र धर्म और भारत के मूल्य और भारत का मार्ग, ये सर्वोच्च है। सरदार पटेल इस बारे में कोई समझौता नहीं करते थे और इस बारे में कोई छुपी हुई बात नहीं। जो लोग कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, उनसे संबंध में, तो उनको सॉफ्ट कॉर्नर था। इसीलिए था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा, ये भारत की एक संरक्षक हो सकती है। वो सबको साथ लेकर के चलने की एक उसमें शक्ति है। उस आधार पर जीवन भर उन्होंने काम किया। और आपको मैं बताऊं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे दो लोग, महान लोग, वो पहले मंत्रिमंडल में थे, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में, वो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से थे। वो सबको साथ लेकर के चलने की उनमें एक इच्छा शक्ति थी। इसीलिए देश उस टाइम पे जो है हमारा संरक्षित हो गया। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप आयरन मैन कहें, आप उनको राष्ट्र निर्माता कहें, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो स्वत्वों के रक्षक थे। भारत क्या है, भारत का मार्ग क्या है और भारत को कैसे चलना है और अपना विश्व में कैसे स्थान बनाना है, वो इसीलिए था। यानी भारत और भारतीयता के लिए खड़े हुए थे सरदार पटेल, जिनका यह भी कहना था उनका कोई मुकाबला नहीं इस मामले में, कि हर भारतीय को यह भूल जाना चाहिए कि आप राजपूत हो, आप सिख हो और क्या हो, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ भारतीय हो और भारतीय एकता को ही लेकर आप आगे बढ़े। ये हमारे साथ बलदेव भाई जी भी हैं। बलदेव भाई, आप नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और एक बात जो शिकायत की जाती है और महसूस की जाती है इस कमी को, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर साहित्य बहुत कम है। ऐसा क्यों है कि सरदार पटेल के योगदान को हमारे साहित्य में या इतने सालों में देश में वो पहचान नहीं मिली, उनके योगदान को जो मिलनी चाहिए थी? देखिए, पुस्तकें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर काफी हैं, लेकिन जो आप कह रही हैं वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरदार पटेल के जीवन को वो पहचान नहीं मिल पाई। हालांकि जो भारतीय जनमानस है, उस भारतीय जनमानस में आज भी सरदार पटेल का नाम ही रोमांच पैदा कर देता है। वो ऐसे व्यक्ति थे और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने राजनीति को कभी राष्ट्रहित में बाधा नहीं बनने दिया। पद के लिए, जैसे अभी उदाहरण दिया मक्खनलाल जी ने, आपने रिपोर्ट में भी बताया कि एक व्यक्ति, उसका सबसे बड़ा सपना हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन उन्होंने ठोकर मार दी महात्मा जी के कहने पर कि तुम उनको नेहरू को बन जाने दो। और नेहरू की जो बात बताई गई कि नेहरू नाराज हो गए और शंका जता दी कि अब वो पार्टी में भी रहेंगे कि नहीं, वो सरकार में भी रहेंगे कि नहीं। एक तरफ उनका ये सोच, दूसरी तरफ सरदार पटेल का ऐसा व्यापक सोच कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे पद नहीं चाहिए, राजनीति सत्ता तक पहुंचने का मेरा माध्यम नहीं है, राजनीति इस देश के समाज के उन्नयन के लिए है, जन सेवा के लिए है। ये जो भाव सरदार पटेल में था, इस भाव ने देश के जनमानस में आज भी वो स्थान उनका बनाकर रखा हुआ है। हालांकि राजनीतिक कारणों से इनकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा विषय है, जानबूझकर उनको परिप्रेक्ष्य में रखा गया और कभी यह प्रयत्न नहीं हुआ कि सरदार पटेल के उच्च आदर्शों को, उनके श्रेष्ठ जीवन को समाज के सामने लाना चाहिए, जिससे कि हमारी नौजवान पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर और राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे। लेकिन आज इस सरकार ने जो एक नारा दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नारा अपने आप में सरदार पटेल के पूरे जीवन को चित्रित कर देता है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र में आई किसी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को, उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को, उनके दर्शन को इतना महत्व दिया है कि हमारे देशवासी, हमारी नौजवान पीढ़ी ये जाने कि इस देश में ऐसा चमत्कारी व्यक्ति हुआ था कि जिसने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को लेकर इस राष्ट्र को न केवल एक सूत्र में बांधा, बल्कि इसको नवनिर्माण के ऐसे मार्ग पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां भारत विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करे। ये सरदार पटेल के व्यक्तित्व का, सोच का चमत्कार था। और वो साधारण स्तर से उन्होंने राजनीति शुरू की। आप देखिए, अभी जो बातें हो रही थी, उनका बड़ा व्यापक जीवन यहाँ सामने आ रहा है चर्चा में। और बहुत मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि डीडी न्यूज ने इस विषय को चुना है। सरदार पटेल ने किसानों के लिए कितना काम किया। वारदोरी आंदोलन से सरदार पटेल को पूरे भारत ने जाना, सरदार नाम वहां से पड़ा। तो उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं थी वो सत्ता का पद भोगने के लिए नहीं थी, उनकी राजनीतिक इच्छाएं थी देश के नवनिर्माण के लिए। जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, उसके लिए संघर्ष करने को और इस भारतवर्ष को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करने को, ये उनका सपना था। राजनीति उनके लिए ये माध्यम थी, सत्ता
प्राप्त करना राजनीति उनके लिए माध्यम और है। इतिहास में ऐसी शख्सियतें बहुत कम बहुत होती हैं दुर्लभ जो हैं। सत्ता नहीं चाहते लेकिन दुर्लभ राष्ट्र हैं। सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सलील मिश्रा भी हैं। प्रोफेसर, यही जानना चाहेंगे आपसे भी कि सरदार पटेल की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे योगदान तो सामने आते हैं, लेकिन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उनका एक स्पष्ट फॉर्मूला था, अखंड भारत होना चाहिए, अलगाववाद, क्षेत्रवाद की भावनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जो इनकी ये सोच है ये आज के वक्त में भी बहुत प्रासंगिक है और इससे भी सीख ली जा सकती है? निश्चित रूप से मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा सरदार के बारे में। पहली तो ये कि उनकी 3 और 4 मुख्य छवियां हैं जिन पर कि ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि एक किसान नेता, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक बारडोली आंदोलन के लीडर किसान नेता की तरह से की थी, वहीं पर उनको सरदार का टाइटल मिला था, जैसा कि अभी आपने बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट उनकी एक छवि यह है कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्ट्रैटेजी बन रही थी, एक स्ट्रैटेजी के तहत मूवमेंट लड़ा जा रहा था, उस स्ट्रैटेजी के बनाने में, उसके निर्माण करने में, उसको फॉर्मुलेट करने में गांधी, नेहरू के साथ सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। किस तरीके से आंदोलन को चलाया जाए, कब इसको विड्रॉ किया जाए, उसमें एक बहुत समझ की जरूरत होती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए होती है, वो सब सरदार में थी। तो ये सरदार की दूसरी एक बहुत बड़ी छवि है। तीसरी सरदार की एक बहुत बड़ी छवि थी एक ऑर्गेनाइजेशन मैन के रूप में। 30 से लगातार ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी कांग्रेस की बनाए रखना, जो प्रोविंशियल यूनिट्स हैं उन पर एक कंट्रोल रखना, उन पर एक दबाव डालना, किसी तरह का वहां पर सेपरेटिज्म ना आए। बंगाल में एक बार ये ऐसा हुआ 1936 में कि बंगाल की कांग्रेस यूनिट ने थोड़ा अलग जाने की कोशिश की, तो बहुत ही स्ट्रांग डिसिप्लिन की सरदार पटेल ने बात की, बाकी सब लोगों से ज्यादा। तो स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन मैन, ये उनकी तीसरी बहुत बड़ी छवि है। और चौथी जो बहुत बड़ी छवि है वो स्टेट क्राफ्ट में, यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूं इसलिए कि उस पर बात हो चुकी है, मक्खनलाल जी ने बात कर ही दी है। चौथी ये कि जो स्टेट क्राफ्ट के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आईसीएस की बात अभी की गई। 1947 के बाद में एक नया देश आजाद हुआ है, क्या विचार हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से फेडरल प्रिंसिपल्स कितने स्थापित होंगे, सेंट्रलाइजेशन कितना होगा, कैसे देश की यूनिटी बनाई जाए, किस तरीके से सिविल सर्विस ऐसी रहे कि वो सर्विस करे लोगों की, वो शासक ना बन जाए। तो स्टेट क्राफ्ट के जो बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं उसमें इंडियन पॉलिटी और सोसाइटी में उसको किस तरीके से रखा जाए, कैसे स्थापित किया जाए, ये इसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये 4 छवियां हैं जिस पर कि मैं बात करना चाहूंगा। दूसरी बात सिर्फ ये है कि सरदार पटेल के अगर योगदान और कंट्रीब्यूशन और आज के लिए उनकी क्या विरासत है उसको देखना होगा, तो थोड़ा सा एक तो इंडिविजुअल तो थे, लेकिन एक बहुत बड़े वो मूवमेंट के लीडर थे, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, एक बहुत बड़ी टीम थी जिसके साथ काम कर रहे थे, और इस टीम वर्क का सेंस जो है वो भी सरदार में बहुत ज्यादा था। टीम वर्क में जब आप काम करते हैं तो कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी आपकी बात नहीं चलती है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज भी करें, टीम भी बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहे और उसकी यूनिटी भी बनी रहे। 1930 के दशक में कई बार ऐसा मौका आया कि जो राइट और लेफ्ट में जो कांग्रेस में डिवीजन हो गया था, एक तरफ नेहरू और सुभाष बोस और दूसरी तरफ सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, लग रहा था कि इनके बीच में डिवीजन हो सकती, लेकिन दोनों ही धड़ों के लोगों ने अपने मतभेद बनाए रखे, कोशिश की कि अपना एजेंडा आगे बढ़े, लेकिन ये दोनों ने पूरी कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह से नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट स्ट्रगल और ऑर्गेनाइजेशन उसमें विभाजन ना हो, वो टूटे ना। और ये उस दौर के जो नेता थे उनसे सीखने वाली तो बात है, जो आज भी ये एक विरासत है, ये सरदार के व्यक्तित्व की, उनकी राजनीति की, उनकी विचारधारा की विरासत है, जिसका कि आज के काल में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा महत्व है। प्रोफेसर अवस्थी हमारे साथ है। प्रोफेसर अवस्थी, ये कहा गया है लगातार कि उस समय अगर हम सरदार पटेल की दूरदर्शिता का फायदा उठाते तो बहुत सारी समस्याएं जो आज मौजूद हैं वो शायद ना होती। आपको लगता है कि आज शायद वक्त है कि एक बार फिर हमें लौटकर देखना चाहिए कि सरदार पटेल ने क्या कहा था जब हम बात कश्मीर की करते हैं, पाकिस्तान की करते हैं या चीन की करते हैं, ताकि उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो शायद आज की बहुत सी समस्याओं का हल निकल सके। ममता जी, मैं एक बात बताऊं कि अभी आप बात कर रही थी क्योंकि साहित्य नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सरदार पटेल के बारे में जानने के लिए जो उनकी बेटी मनीबेन पटेल की डायरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय जितना घटनाक्रम हुआ और खास तौर से उस समय के घटनाक्रम को घंटे के हिसाब तक से जो मनीबेन ने डायरी में लिखा है, वो उस समय की तमाम ऐसी परिस्थितियां, घटनाएं, प्रसंग के बारे में बहुत सारे रहस्य खुल सकते हैं जिनके बारे में आज तक शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है। पीएन चोपड़ा जी ने भी 15 वॉल्यूम्स में अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का निकाला है। यानी साहित्य हम मानते हैं कि है, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इस पीढ़ी को ऐसा क्यों हुआ कि जिस व्यक्ति के समक्ष देश का जो वर्तमान मानचित्र है उससे भी बड़ा
उसके दिमाग में एक मानचित्र था। सिर्फ इतनी सी बात नहीं, 565 रियासतों की बात नहीं है, जो पंजाब और बंगाल है उसका, ये पंजाब और बंगाल पूरे जा रहे थे, ये जो आधे आधे हिंदुस्तान में है, ये भी सरदार पटेल की वजह से है। ये बातें नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है। महात्मा गांधी जब जेल में चले जाएंगे तो आंदोलन कौन चलाएगा, इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल पे आती थी, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। जवाहरलाल नेहरू तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए थे, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, संगठन के लिए, आंदोलन चलाने के लिए नहीं थे। जो सबसे लोकप्रिय थे, आप सब लोगों को ये तथ्यात्मक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि 15 में से 15 या 16 सूबों में से 15 स्टेट 12 लोगों ने सरदार पटेल को चुना। ऐसा क्यों हुआ कि देश के इतिहास में से, आप लोगों की पाठ्य पुस्तकों में से जो नवीन भारत का इतिहास है उसमें से सरदार पटेल सिर्फ इस बात के लिए जाने लगे कि उन्होंने दंगों के समय में एक विशेष भूमिका अदा की। ये बात सच नहीं है। बात सच ये है कि जिस व्यक्ति ने आज जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, उस भारतवर्ष के निर्माण वास्तविक, भौगोलिक, सिर्फ भौगोलिक नहीं, अगर ये भौगोलिक नहीं होता तो सांस्कृतिक भी नहीं होता, और आज हम किस हालत में होते उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज वो भारतवर्ष का मानचित्र नहीं होता। सिर्फ जिसकी आज भी समस्या है, कल रात से जो समस्या हम फिर देख रहे हैं लगातार पिछले इतने दिनों से कश्मीर की, उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मुझे दे दो, मैं विद इन नो टाइम, ये उनके शब्द हैं कि विद इन नो टाइम मैं कश्मीर समस्या का हल निकाल सकता हूं। और जितना कश्मीर आया वो भी सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह के पास अपने दूत भेज करके, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय गुरुजी थे, वो गए। उसके पश्चात एक्सेशन हुआ अक्टूबर में जाकर के, जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। लेकिन इन इतिहास जो है, इतिहास में से तथ्यों को नहीं हटाया जाना चाहिए। हमारे साथ सबसे महत्वपूर्ण या सबसे दुखद बात यह है, एक दुखद बात यह रही कि सरदार पटेल कैंसर से पीड़ित थे। उनकी बेटी ने बहुत उनकी सेवा की और उनको टाइम बहुत लगता था सुबह तैयार होने में। 50 में पटेल चले गए। अन्यथा मैं आपको बिल्कुल ये निश्चित है, क्योंकि सरदार की जो इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, वो जितने महात्मा गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री पद जैसा, और सिर्फ महात्मा गांधी के कहने पर नहीं, सब लोगों के कहने के बावजूद, चुने जाने के बावजूद कि प्रधानमंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हिंदुस्तान का वह मानचित्र जहां हमने रहना है, जहां मेरे देश की जनता ने रहना है। और शायद उनकी जो निर्णय इतना अगर मान सकते थे तो दूसरी तरफ इससे पहले वो इस्तीफा तक देने की भी धमकी दे सकते थे गांधी जी को कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये बात गलत रास्ते पे चले। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक देश के लोक नायक में जो होना चाहिए, जो एक देश को दिशा दे सके। आज और इसीलिए शायद प्रोफेसर आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हम ये बात करें कि हम सरदार पटेल के जीवन से क्या कुछ सीख सकते हैं। एक बार सरदार पटेल जब कन्याकुमारी पहुंचे अपने साथियों के साथ, तो उन्होंने कहा कि आज हम भारत माँ के चरणों में खड़े हैं, यहाँ से नमन करते हैं और वो एहसास लेते हैं कि ऊपर हिमालय तक आज भारत एक है। चर्चा जारी रहेगी, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। SBI होप लोन्स हमारी एक नई पहल। इस त्योहार के अवसर पर आपका SBI से लिया लोन उम्मीद बनकर किसी की जिंदगी बदल सकता है। SBI का हर लोन होप लोन। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार,
प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी, जीत उतनी खास। What do I like more? जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? I like the fact कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल है कोई ये क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom, at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बच्चन जी, बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा। ये देखो, मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। वो गया, देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ, और क्या? अब मेरा जादू देखिए। ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ, इंसान। देखो। अरे कौन है भाई? देखो देखो। अरे यार, क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें आज बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत की। हमारे साथ यहाँ जुड़ी है जनता भी। आइए उनके भी सवाल लेते हैं और जानते हैं वो क्या सोचते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की सीख को लेकर। एकता की बात कर रहे हैं हम, आपको क्या लगता है हम क्या योगदान कर सकते हैं? हम उनके आदर्शों पे चल के, जो उन्होंने, जैसे मैंने एक कहीं पढ़ा था कि उन्होंने कोर्ट में एक बार वो खड़े थे और उनकी पत्नी के देहांत का उनको टेलीग्राम मिला। उस वक्त भी वो आर्ग्यूमेंट्स करते रहे और उस केस को उन्होंने लड़ा अच्छी तरह से और जीता भी, और बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। तो ऐसे आदर्श जो उन्होंने रखे हैं हमारे सामने, और बहुत सारी बातें जो भी यहाँ चर्चा में आई, उनको अगर हम सोचें समझें तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। जी। कौन बोलेगा? जैसा कि अब हमारी सरकार भी इस तरह से एकता दिवस मना करके जिस तरह से हमारे नौजवानों को प्रेरणा भी दे रही है, उनसे सीख हम ले सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि 1950 के अंदर जब ये गुजर गए, उसके बाद से लेकर के 1991 तक इतना समय लगा पुरानी सरकार को कि उनको भारत रत्न देने में। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकार थी, अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही, तो उनके योगदानों को क्या वो इस तरह से भूल गए? लेकिन अब हमको याद रखना चाहिए उनके योगदान को। मैम, जैसे वो बिना सत्ता के, मतलब उनका कोई मोह नहीं था, सत्ता में नहीं जाना चाहते थे वो। ऐसा आज हमारे क्यों नहीं है? मतलब हर किसी को बस सत्ता चाहिए, यूनिटी को ताक पे रख के सिर्फ सत्ता को ही सब कुछ माना जाता है, कुर्सी को ही सब कुछ माना जा रहा है। तो ऐसा क्यों है मैडम? मगर हमें अपने आप को भी सुधारना है कि हम भी कम से कम उससे सीखें। जी, कौन बोलेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा थी यूनिटी, लेकिन क्या आजकल की जनरेशन उसको मानती है? ये एक बहुत सवाल है, इसका जवाब मैं चाहूंगी। क्या आप तैयार हैं उसके लिए काम करने के लिए? ये भी जरूरी है। जी मैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्टली ऐसा था कि वो वल्लभ भाई पटेल नहीं कहते, सरदार उनका नाम तब जुड़ा जब वो ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर। लीडर का मतलब ये होता है कि सबको इकट्ठा करके एक तरफा चलाना। उन्होंने ये नहीं देखा था कि कास्ट, क्रीड और कलर अलग है तो भारत नहीं बनता। उन्होंने इस चीज को हटाया था, तब जाके भारत का उसमें निर्माण हुआ था। उसमें ये देखा गया था कि मुस्लिम, हिंदू कोई नहीं, हम सिर्फ भारतीय हैं, और यही हमको सीखना भी चाहिए। जी, एकता की आपने बात की है मैम, तो जब देश आज़ाद हुआ था वहाँ पर बहुत सी जनता जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय
भारत को एक करना बहुत जरूरी था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। जितने भी रजवाड़े हमारे साथ जोड़े हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसके साथ हूँ। साथ है, लेकिन आपको भी सीखना है, यही बात है। जैसा कि हम मतलब सब कहते हैं कि हमें इस पीढ़ी को नहीं पता सरदार के बारे में, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर कोई बड़ा हमसे कुछ बताता है कि हाँ इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए, तो सबसे पहला नाम हम सबको बोला जाता है कि हाँ एक सरदार को देखो वो कैसे थे, तो उनके जगह बनना चाहिए। सरदार पटेल की जहाँ तक बात करें, उनका नाम सरदार इसलिए पड़ गया, लोगों ने दिया। हमारे पॉलिटिशियन लड़ते हैं कि वो लीडर बन सके, बट हम उनसे ये सीख ले सकते हैं, हम ऐसा काम करें कि लोग अपने आप में सरदार गए। जी। तो मेरा सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम में जब अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी यही मतलब चुनौती थी कि किस तरह उन्होंने भारत को बनाए रखे। तो इसलिए उनके संदर्भ में बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 565 रियासत को उन्होंने मिलाया, एंड में बोलूँगा मिलाया, और इसी के लिए उन्होंने बहुत राष्ट्रवादी काम किया। तो हमें भी इसे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी किसी को किसी भी संप्रदाय, किसी भी लिंग भेद, मतलब हर चीज़ से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैम मेरा कहना ये है कि जिस तरह आज के लीडर्स चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, लेकिन उनका ड्रीम ये था कि एक लीडर की उन्होंने सही परिभाषा दी, एक लीडर का काम होता है वो और लीडर्स क्रिएट करे। इसी कारण वो 565 रियासतों को जोड़ पाए। मैम मेरा सवाल ये है कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने कर्म के लिए अपनी कुर्सी को त्याग दिया, और आज के जो लीडर्स हैं जो कुर्सी के लिए जो कुर्सी के लिए लड़ाई करते हैं, इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर जानने की कोशिश करेंगे, कुछ और सवाल लेते हैं। जी सर, भारत में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो हमारे महान पुरुष होते हैं, जिस वक्त उनके जन्म दिवस आसपास आते हैं उसी वक्त उनके विचारों और उनके उपलब्धियों के बारे में हम बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे 31 अक्टूबर आ रहा है तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते हैं, 14 नवंबर आएगा जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे। सवाल मेरा सर आप सबसे एक ये है कि क्या उनके उपलब्धियों और उनके विचारों के बारे में जानने के लिए सिर्फ एक दिन उनके जन्मतिथि काफी है? क्या उनके विचारों को हम क्यों रन फॉर यूनिटी सिर्फ 31 अक्टूबर को होता है? क्या उनके विचारों के पूरे हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। जी जैसे हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट ने कहा है कि सरदार पटेल बहुत ही महान है, पर हमें इसके बारे में एजुकेट क्यों नहीं किया जाता? मेरा सवाल इनसे ये है। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात बॉर्न थे और वो हिंदू थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी मूवमेंट में लोगों को इन्वॉल्व किया वो कास्ट, कलर और क्रीड के बेसिस पे नहीं किया। उन्होंने इस बेसिस पे डेवलपमेंट किया कि मैं इंडियन हूँ एंड आई वांट माय कंट्री टू डेवलप। तो आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? व्हाई डज एवरीबॉडी वांट कि मेरा रिलीजन, मेरी कास्ट डेवलप हो, पूरा एज अ देश डेवलप होना इंडियन चाहिए। डेवलप। मैम हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि कैसे देश में यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमें लोगों को अनइक्वली नहीं ट्रीट करना चाहिए। मैम जैसे इन्होंने कहा कि हर जगह आपको गुजराती, मलयाली एंड डिफरेंट कास्ट के लोग दिखाई देते हैं, आपको यूनिटी सिर्फ एक जगह देखने को मिलती है जो होता है पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच। तो ये एक चीज है जो हमें बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल। और I think we must believe in single identity, that is that we all are Indians. So that is more important. भारतीयता का एहसास जरूरी है। हमें उनसे ये सीख मिलती है कि इंसान जो चाहे जीवन में वही कर सकता है। उनकी पत्नी का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था, उनकी शादी के बाद बहुत जल्दी हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बहुत अकेले ही पाला है। उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में जो कर सकते हैं वो कर। हम अपनी कंट्री में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए बेसिक थिंग हमारी कंट्री में यूनिटी होनी चाहिए, उसके बेसिस पर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो यूनिटी को हर कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है। जी एज बीइंग अ स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगी जो उनके अंदर क्वालिटी थी टीम वर्क की, सबको एकजुट करके रखने की, वो हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। और जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी। जी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने हमारे महान कार्य किए, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए और उनके पथ पर चलना चाहिए। जी जैसे कि ये हमारी स्कूल के बच्चे ने बोला कि छोटी क्लासेस में इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इवन इफ यू आस्क फॉर क्लास 6th और 7th, दे इवन डू नॉट नो एनीथिंग। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछिए, उनको सब पता है, लेकिन इनके बारे में कोई चैप्टर नहीं है। कोर्स में होना। मैं एक विद्यालय में पढ़ाती हूँ, हमारे इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में ना कभी भी कोई चैप्टर या इतना डिटेल में नहीं है।
जी आखिरी सवाल। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में उन्हें किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं थी, तो जैसे आज लोगों में होड़ लगी रहती है तो हमें वो होड़ नहीं रहनी चाहिए, हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। देश की एकता के लिए काम करना चाहिए, उनके बारे में और जानने का मौका दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसी सोच जो सामने आई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से लेंगे लास्ट कमेंट्स। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटो तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल लिखता पढ़ता लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा से लेकर तरक्की तक की नई योजनाएं बनाई गयी। गरीब परिवारों की लड़कियां पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सके, इसके लिए कन्या विद्याधन योजना चलाई गई है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला। क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा। आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूखा पाते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए, तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका और भाभी जी कैसे हो? मैं मायके में ठीक ही रहती हूँ। टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध है। सिर्फ सेबी रेकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। बचपन से ही मुझे पता था आई वाज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम हैं भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। तो हमारे साथ युवा जुड़े हैं, जनता जुड़ी है, जिनके विचार हमने जाने। और अब अंत में हमारे मेहमानों के साथ कुछ आखिरी सवाल ले लेते हैं। प्रोफेसर अवस्थी, आपसे जानना चाहेंगे ये बात कि आज हमें क्या सोच, क्या सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमने यहाँ सुने सबके विचार कि एकता के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम तैयार हैं आज सरदार पटेल की सीख को आगे लेकर चलने के लिए? पहली बात, देश सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले। और मैं बहुत सारी बातों से सहमत इसलिए नहीं हूं कि ऐसा नहीं है कि आज तमाम जनता में देश के प्रति प्रेम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क्रिकेट मैच में नहीं। आज देश में जो राष्ट्रीय भावना है, जो राष्ट्रवाद है, जो देश के प्रति प्रेम है, वो उससे एक पड़ोसी नहीं दूसरा पड़ोसी भी घबरा रहा है। दोनों पड़ोसी घबरा रहे हैं, दोनों दुश्मन घबरा रहे हैं। और वो किसी सरकार की नीति के कारण नहीं घबरा रहे, वो देश की जनता में अपने देश के लिए जो प्रेम है, जो समर्पण की भावना, उस संकल्प के कारण कर रहे हैं। जी। सरकार की तरफ मत देखें। सरकार भी आपको अब तक अगर सरदार पटेल के बारे में नहीं पढ़ाया गया तो ये आप लोगों का हक है कि आप कहें कि सरदार पटेल
जिनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था उनके बारे में हमें क्यों नहीं बताया जाता? जो बन गया उनके बारे में क्यों बताया गया? जिसने छोड़ा उसके बारे में हमें पढ़ाया जाना चाहिए। प्रोफेसर सलील मिश्रा, फाइनल कमेंट्स। बस 2-3 बातें मैं कहूंगा। पहली तो ये कि जो सत्ता की काफी बात आ रही थी, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि एक राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता होते हैं, जो आजादी के लिए लड़ते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि जब आजादी होगी तो उसकी हमें नीतियां निर्धारित करनी है, देश का विकास कैसे किया जाए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो सरदार इसमें लगे हुए थे। 1931 में कराची सेशन में जो कराची का रेजोल्यूशन, जिसमें कि इंडिपेंडेंट इंडिया की क्या शक्ल सूरत होगी, जब वो पूरा खाका बना था तो उस ड्राफ्ट को तैयार जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सेशन में रखा महात्मा गांधी ने था और उसको प्रिसाइड सरदार पटेल कर रहे थे। और तीनों की पूरी उस पर एक सहमति थी कि स्वतंत्रता बनने के बाद इस तरह से देश बढ़ना चाहिए। तो उसकी नीतियां बनाने के लिए आपको सत्ता लेनी पड़ेगी। सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए नहीं लेते हैं, सत्ता लेते हैं कि देश को चलाना है और किस तरीके से चलाना है। तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट था सरदार के लिए। और दूसरी बात, 3 बातें मैंने कहा था। दूसरा ये कि 1947 का जो माहौल था, एकता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। देश का विभाजन हो चुका था, बहुत ही फ्रेजाइल, कमजोर हमारी यूनिटी हो गई थी, 565 रियासतों का मसला था। इसलिए उस समय एकता जो थी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी थी और लगातार इसलिए उसका सरदार का योगदान है। और तीसरा, मैं अपने मित्र की बात पे ही कहूंगा, देखिए पड़ोसी हमारे कितने डरते हैं उससे कोई नेशनलिज्म मजबूत नहीं होता है। नेशनलिज्म मजबूत होता है कि उसकी इंटरनल फोर्सेस कितनी है। हमें अभी भी पॉजिटिव नेशनलिज्म की तरफ सोचना पड़ेगा, जिसमें कि इंटरनल यूनिटी ज्यादा मजबूत होंगी। ये जो नेगेटिव और वाइकेरियस नेशनलिज्म होता है कि दूसरों को हमने कितना डरा दिया, दूसरे हमसे कितना डर रहे हैं, वो लॉन्ग रन में ज्यादा कमजोर होता है। मजबूत नेशनलिज्म वो होता है जिसकी अपनी अंदर के रिसोर्सेज होते हैं, अपनी अंदर की कनेक्टिविटीज और यूनिटीज। जी बलदेव भाई, फाइनल कमेंट। देखिए, जब बात शुरू हुई थी कि सरदार पटेल को रिकॉग्निशन उतनी मिली नहीं है, तो मेरा मानना है कि महापुरुषों को, राष्ट्र निर्माताओं को राजनीति और जातियों के खांचे में बांटकर नहीं देखना चाहिए। अब जब सरदार पटेल के योगदान को याद करने की, उनको पुनर्प्रतिष्ठा दिलाने की बातें जब हो रही हैं, तो सरदार पटेल जिस पार्टी में थे उस पार्टी के लोग कहते हैं कि इस सरकार ने तो सरदार पटेल को कैप्चर कर लिया और वोट के लिए उनको बुलाना चाह रही है। ये बहुत संकीर्ण सोच है। महापुरुष पूरे देश के होते हैं। महापुरुषों का स्मरण, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना, ये राष्ट्र निर्माण के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह सोचना कि कोई पार्टी वोट के लिए सरदार पटेल के नाम का उपयोग कर रही है, तुमने नहीं किया दूसरे कर रहे हैं, तुमने तो उनको प्रधानमंत्री भी नहीं बनने दिया, आज दूसरे लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, जनता के बीच में उनकी पुनर्प्रतिष्ठा करा रहे हैं, तो ये तो प्रसन्नता की बात है। और वैसे इन मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय कुछ ठोस आगे सीखकर राजनीति को, जैसे सरदार पटेल ने कहा, राजनीति को राष्ट्र हित के नीचे ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविंद्र कुमार, देखिए, देश की एकता, अखंडता, अनुशासन, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, ये एक ऐसे मूल्य हैं जिनसे सरदार पटेल का सबक लेना चाहिए। जहां तक एकता और अखंडता की बात है, वो एकता और अखंडता हमारे देश में, ये बात सही है, सबको साथ लेकर के चलना है। लेकिन जो रास्ता सरदार पटेल ने दिखाया, वो रास्ता बिल्कुल अनुशासन के साथ, और जो जीवन मूल्य है इस देश के, जो इस देश की मूल संस्कृति है, उसके प्रति प्रतिबद्ध रह करके होगा, वहीं से राष्ट्र निर्माण होगा। क्योंकि हमारा राष्ट्र और हमारा राष्ट्रवाद कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, विश्व में इसका कोई मुकाबला नहीं। तो हमारी पीढ़ी को यह सीखना है कि जो भारत का राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद की जननी इस देश की संस्कृति है, इस देश का राष्ट्र धर्म है, वो सबको साथ लेकर चलता रहा है, चलते रहेंगे। हम आक्रमणकारी नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी मजबूती, हमने अपनी सुदृढ़ता, हमें अपनी संपन्नता अपने बल पर बनानी है। और यह सही है कि बिल्कुल जो आज की सरकार है और जो सरकार का प्रेरणा स्रोत है मूल, वो इस दिशा में बिल्कुल निरंतर काम कर रहे हैं। और हम सबका एक कर्तव्य, एक मिनट, जो सरदार पटेल ने उस टाइम कहा था, आज भी वही, बहुत सारी समस्या इस देश में आज वो जो की त्यों है, लेकिन उसके प्रति हमें प्रतिबद्धता रखनी पड़ेगी। और सरकार को, सरकार के प्रेरणा स्रोत को हमें समर्थन देना पड़ेगा। और समर्थन देने के लिए हम सबको अनुशासित होकर, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर और अपनी संस्कृति को सर्वोच्च रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही सरदार पटेल का संदेश है। इससे ही हमारे देश का पुनर्निर्माण होगा। जी। स्वतंत्रता के पश्चात भी सरदार पटेल ने इस बात पर थोड़ा दुख जाहिर किया था कि क्यों नहीं हम अपने इतिहास से सबक सीखते। हम जब गुलाम थे तब तो हम एक थे, एक साथ हो गए थे विदेशी आक्रांता के खिलाफ।
लेकिन अब हम आजाद हो गए तो फिर हम लड़ना शुरू कर दिए। आज भी जब हम कावेरी विवाद देखते हैं और देश में आपस में राज्यों के बीच में विद्वेष देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो ये सिर्फ ये जो जिस तरीके से बात यहाँ कहा गया, ये सिर्फ विदेशियों के प्रति नहीं बल्कि देश के अंदर आपस में, प्रदेशों में, प्रांतों में और जाति के आधार पर वो जो बात उस वक्त उन्होंने कही अस्पृश्यता के बारे में, वो आज भी बहुत जो है सार्थक है कि हम अपने ही भाई बंधुओं से हम भेदभाव करें। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अपने स्वदेशी चीजों से हम प्रेम करें। मुझे लगता है कि उन्होंने जो मुद्दे उस वक्त उठाए थे वो आज भी जो है सार्थक है। हमको वो संदेश अपने जीवन में जी हमें जो है उस अपने आचरण में वो लाना पड़ेगा। सिर्फ देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात करने से काम नहीं होगा। हमारे वो जो बर्ताव है, हमारा जो सोच है, उसमें हमें परिवर्तन लाना है। उनके द्वारा सिखाए गए बातों को जीवन में आत्मसात करना होगा, तब जाकर ही जो है बदलाव आएगा। यानी अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ना होगा और देश के लिए काम करना होगा। मक्खनलाल जी, प्रोफेसर मिश्रा ने इमेज की बात कही और 4-5 इमेजेस बताई जो पॉजिटिव थी। उसमें मैं एक छोटी सी जोड़ दूं। सरदार पटेल चूंकि बहुत अनुशासन प्रिय थे तो कभी कभी कहा जाता था कि वो तानाशाही का रवैया अपने हैं। लेकिन आपको एक चीज़ जान के ताजुब होगा, शायद कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते, इस देश के संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स विश्व का अनुच्छेद है। दुनिया के किसी कंट्री में उस तरह के अधिकार नहीं दिए गए। और ये बता दूं, भारतवर्ष को वो सरदार पटेल की गिफ्ट है, वो उनकी गिफ्ट है, बाकी किसी की नहीं। तो ये दिखाता है कि कितना कोमल हृदय था और कितना मानवीय थे वो। दूसरी बात जो मैंने जिक्र किया था, त्याग सर्वोपरि है देश के लिए। सरदार पटेल के इस योगदान को, इस चरित्र को अगर आप याद रखेंगे कि देश हित में त्याग, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे 1930 में न बनाए जाने पे कांग्रेस के सभापति पद से वो भी एक बार उनसे चुना, चाहे 1946 में 1929, इसको आप ध्यान रखिएगा। और शायद सिर्फ इतना ध्यान रखें कि देश हमसे बड़ा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है, जो पीढ़ियां गई उनसे बड़ा था, तो ये देश निरंतर चलेगा। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा। पंडित हरिवंश राय बच्चन ने सरदार पटेल के लिए लिखा था कि हृदय गंभीर है समुद्र की तरह, कदम छुए हुए जमीन की सतह। पटेल देश का निगहबान है, पटेल पर देश को गुमान है। और आज तमाम बातें सुनने के बाद एक ही बात कह सकते हैं कि हमें, आपको, सबको अपने स्तर पर अपनी जगह रहकर इस देश के लिए और देश की एकता के लिए अगर हम काम करना शुरू कर दें तो वही हमारी सरदार पटेल के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।